जय हिंद दोस्तों, मैं शिवानी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कोई टॉपिक पर डिस्कस करने वाले नहीं हैं, ना कि आपको कोई सिलेबस बताने वाले हैं, बल्कि आज के इस वीडियो में हम आपको यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि मैं आपको अभी यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम सेटअप कैसा होना चाहिए वो दिखाऊंगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यूपीएससी एस्पिरेंट का रूम कैसा होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और रूम सेटअप, अगर आपको रूम सेटअप करना है तो स्टडी मटेरियल भी तो उसमें होना चाहिए। तो मैंने स्टडी मटेरियल की भी वीडियो पहले ही बना दी है, उसके लिए आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप स्टडी मटेरियल की वीडियो देख सकते हो, या फिर आप हमारे आई बटन पर भी जाके स्टडी मटेरियल की वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से स्टडी मटेरियल की वीडियो देख सकते हो। क्योंकि आपको रूम सेटअप करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या मटेरियल होना चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए और उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रूम सेटअप क्यों इम्पॉर्टेंट है और रूम सेटअप इतना ज़रूरी क्यों है कि हमें सेपरेट रूम की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, ये यूपीएससी एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है इसे, जो कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है। तो आप कोई वनडे लेवल एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो कि आप कहीं पर भी बैठ के उसकी प्रिपरेशन कर लोगे। यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या होता है, यूपीएससी इज़ मैराथन, ये लगातार चलता रहता है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको माहौल की भी आवश्यकता पड़ती है, और वो माहौल आपको, अगर आपके पास एक सेपरेट रूम है तो उसमें ही मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई वनडे लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मान लो, तो आप कहीं भी सबके साथ मान लो आप कहीं बैठो या फिर किसी भी रूम में आप बैठ के उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आप यूपीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको आपका एक रूम सेटअप होना चाहिए। क्योंकि उसके लिए एक माहौल की आवश्यकता पड़ती है, हमें मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हर रोज़ यह रियलाइज़ हमें होता है कि चलो यार छोड़ देते हैं, इसमें क्या है, ये तो मैराथन है, वो भी कह रहे थे कि ये आईएएस नहीं बन पाएगा, और ऐसे सारी चीज़ें हमारे माइंड में फिर आने लगती हैं, समाज का भी असर पड़ने लगता है। तो हमें उस स्ट्रेस से या फिर उन चीज़ों से बचना है। तो इसलिए हमें मोटिवेशन की भी आवश्यकता पड़ेगी और एक अच्छे माहौल की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो माहौल हमें कहाँ मिलेगा। अब जैसे कि मान लो आपका घर है, तो हर रूम में तो आपको मिल नहीं सकता वो माहौल। जैसे कि मान लो अगर आप वनडे की तैयारी करते हो तो आप कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हो, तो आपको हर जगह तो माहौल मिलता नहीं है। इसलिए आपको एक अलग सेपरेट रूम की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपका माहौल होना चाहिए यूपीएससी का। उसमें सारी चीज़ें यूपीएससी से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप जैसे ही रूम पे एंटर करो तो आपको आपके अंदर, आपके माइंड में सिर्फ पढ़ने का ही जुनून है और किसी चीज़ का नहीं। आपका सिर्फ अपने गोल के प्रति जो भी कर्तव्य, यानी कि आपका ड्यूटी क्या है अपने गोल के लिए, कि आपको स्टडी करना है। तो जैसे ही आप रूम में एंटर करो तो आपके माइंड में और कोई ख्याल ना आए, सिर्फ स्टडी का ही ख्याल है। और अपने गोल का ऑलवेज अपने माइंड में सेट रखो कि हमें अपने गोल को कंप्लीट करना है और उसके लिए हमें वर्क करना है। तो आप जो भी वर्क करो उसमें अपना 100% दो। तो उसके लिए जब आपका माहौल अच्छा होगा रूम का, तो आपकी स्टडी भी बढ़िया हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं कि रूम सेटअप में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसे कि इस सेपरेट रूम, तो जैसे कि अभी मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं वो सेपरेट रूम के बारे में, यानी कि आपका तो सबसे पहले तो एक सेपरेट रूम होना चाहिए। तभी तो जब आपका सेपरेट रूम नहीं होगा तो फिर आपका कैसे माहौल बनेगा और रूम सेटअप कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपका तो एक सेपरेट रूम होना चाहिए। सेपरेट रूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें सिर्फ आपका, यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे लगी हो और सिर्फ आप ही उसमें, यानी कि एक तरीके से स्टडी रूम होना चाहिए यूपीएससी एस्पिरेंट। बिकॉज अब आप हो कोई ऐसे अदर एग्ज़ाम की तो प्रिपरेशन कर नहीं रहे हो, तो सेपरेट रूम की भी आवश्यकता में पड़ेगी। फिर उसके बाद चेयर और टेबल, यानी कि आपको पढ़ने के लिए चेयर और टेबल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। और जब आपको जैसे कि मान लो पहले तो सेपरेट रूम होना चाहिए, फिर उसमें टेबल प्लस चेयर, क्योंकि आपको स्टडी भी तो करनी है सेपरेट रूम में। तो
चेयर टेबल तो मतलब नेसेसरी है कि आपका होना ही चाहिए। और आप ये ध्यान रखना कि जो चेयर हो वो कंफर्टेबल ना हो, या ज़्यादा कंफर्ट ना हो, क्योंकि क्या होता है फिर अगर कंफर्टेबल आप चेयर पे बैठे हो तो फिर आपको नींद आने लगती है, फिर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। जब आपको नींद आएगी तो क्या होगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हमें उस नींद से बचना है, उस स्ट्रेस से बचना है। तो इसलिए जो भी आप चेयर रखो वो कंफर्ट ना हो सके तो वो स्ट्रेट हो, यानी कि आपको फिर वहाँ पे कंफर्ट ना लगे, इसलिए चेयर कंफर्ट नहीं होनी चाहिए। फिर बात आती है मैप की, तो आपके रूम में मैप लगा होना चाहिए, और जो मैप होगा आपका वो जस्ट टेबल के जस्ट सामने लगा होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मान लो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो, तो जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हो वो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं। तो उसके लिए आपको मैप की भी स्टडी बढ़िया करनी होगी, और रूम में इंडिया का और वर्ल्ड का दोनों का मैप लगा होना चाहिए। और जो मैप आप लगाओगे रूम में वो टेबल के जस्ट सामने, जैसे कि आप बैठो तो आपको वो दिखे मैप पूरा, तो बड़ा सा एक मैप ही लगा होना चाहिए इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। फिर ग्लोब तो अगर आप ना ले सकते हो तो ना लो, इसकी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लेना है तो आप ले भी सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो तो रख दो, नहीं तो नहीं भी। फिर टेबल लैंप भी ये ऑप्शनल में आ जाती है, क्योंकि अगर आप अभाव में मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास उतना नहीं है, तो आप टेबल लैंप की भी उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके रूम की लाइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मान लो आप टेबल लैंप नहीं रख रहे हो तो फिर भी आपकी रूम की लाइटिंग तो बढ़िया होनी ही चाहिए। फिर नोटिस बोर्ड, अभी आप सोच रहे हो कि नोटिस बोर्ड की आवश्यकता में क्यों पड़ेगी, तो नोटिस बोर्ड भी आपके रूम में लगा होना चाहिए, क्योंकि मान लो आपका जो भी दिन का टास्क होता है, एक दिन का मान लो जो भी टास्क होता है पर डे का, वो आप एक पेज में लिख के आप नोटिस बोर्ड पे लगा सकते हो। उससे क्या होगा, आपको जब वही बार बार दिखेगा तो आपको याद आएगा कि हमें यह काम करना है, चलो कर लेते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, जैसे कि जब ज़्यादा चीज़ें माइंड में रहती हैं ना तो हम भूल भी जाते हैं कि हमें वो काम करना था, हम भूल गए। तो उसके लिए आपको जो भी काम करना है, यानी कि जो भी टास्क कंप्लीट करना है, आप उसे लिख के नोटिस बोर्ड में लगा सकते हो, और आपका जो भी गोल है वो भी आप लिख के नोटिस बोर्ड में लगा सकते हो, और जो भी आपका टास्क होता है वो सारी चीज़ें आप नोटिस बोर्ड में लगा सकते हो। तो नोटिस बोर्ड की अभी हमें आवश्यकता पड़ेगी। नोटिस बोर्ड अगर आप मार्केट से नहीं परचेस कर पा रहे हो तो आप घर में भी खुद से बना सकते हो। और नोटिस बोर्ड की वीडियो हम आपको नोटिस बोर्ड की सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको ये दिखाएंगे कि घर पे ही आप यानी कि अभाव में ही घर पे ही आप नोटिस बोर्ड कैसे बना सकते हो, आपको मार्केट से परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मोटिवेशनल पोस्टर्स, तो मोटिवेशनल पोस्टर्स की आवश्यकता क्यों होगी, क्योंकि हम इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलवेज मोटिवेशन बना रहना चाहिए। तो जैसे कि मान लो आपके रूम में मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे होंगे हर तरफ, तो क्या होगा, आप उन्हीं को देखोगे, तो उससे क्या होगा, आपको अपना गोल अपने माइंड में याद आएगा, और जब आपको अपना गोल याद आएगा तो गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें वर्क क्या करना है, स्टडी। तो इसलिए मोटिवेशनल पोस्टर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। आप वो कहीं भी लगा सकते हो, अपने रूम में कहीं भी लगा सकते हो मोटिवेशनल पोस्टर्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कोई एक दिन स्टडी करनी तो नहीं है, आपको मतलब क्या होता है कि यूपीएससी मैराथन है, तो इसमें क्या होता है, लगातार हमें स्टडी करनी होती है। तो उसके लिए हमें स्ट्रेस, मोनोटोनस, बोरियत से बचना होता है। तो उसके लिए मोटिवेशनल पोस्टर्स लगे होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें अपना गोल याद आएगा, तभी तो हम अपने गोल पे फोकस करेंगे और वर्क करेंगे। फिर सिलेबस चार्ट, स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें सिलेबस तो रटा ही होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी की प्रिपरेशन आप जब करते हो स्टार्टिंग में तो सबसे पहले आपका वर्क क्या होता है कि आपको 3-4 दिन में ही सिलेबस पूरा ख़त्म कर डालना है, यानी कि पूरा फाइनल कर डालो। सिलेबस पूरा आपको रटा होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका जो सिलेबस का चार्ट होता है वो आपके रूम में लगा होना चाहिए, जिससे कि मान लो आप कभी भूल भी जाओ तो जब चार्ट सामने लगा रहेगा तो आपको याद भी आ जाएगा। तो ये जो सिलेबस चार्ट होगा इसमें आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस होगा और मेंस का भी, तो ये सारी चीज़ें आपके रूम में होनी चाहिए। फिर गोल चार्ट, यानी आपका जो भी गोल है, आप IAS, IPS, IRS जो भी बनना चाहते हो उसको आप लिख के रखो, यानी कि अपने रूम में लगाओ। तो उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी आएगा, और आप अपने माइंड में ऑलवेज ये बात रखो कि हम जो भी बनना चाहते हैं उसे आप
अभी से खुद को ये रियलाइज़ करो कि हम ही हैं IAS ऑफिसर या फिर IPS। आप जो भी बनना चाहते हो खुद को अभी से वो समझो। आपका उठना बैठना सारा IAS की तरह ही होना चाहिए। मान लो आप कहीं जा रहे हो तो आप रेडी होते हो तो आप जो रेडी होते हैं वो भी आपका IAS ऑफिसर के जैसे होना चाहिए, यानी कि थोड़ा प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप महंगे कपड़े पहनो तभी प्रोफेशनल लुक बनेगा। आप जो भी कपड़े पहनो उसको सलीके से पहनो। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली रूटीन में होनी चाहिए। आपके जो आप मतलब जो भी गोल है आपके माइंड में वही होना चाहिए। आपके कानों को सिर्फ वही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हो। तो आपका गोल चार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर लफसाना पोस्टर्स, बिकॉज UPSC में आए हो तो क्या होता है जब एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर लफसाना में ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता है। तो लफसाना के पोस्टर्स लगे होने चाहिए। हमारा गोल क्या है, लफसाना यानी कि लफसाना तक जाना, तो उसके लिए पोस्टर्स भी उसके लगे होने चाहिए। पोस्टर्स की भी इम्पॉर्टेंस बहुत होती है UPSC एग्ज़ाम्स में। या फिर अगर आप आपका कोई और गोल है तब भी उसके पोस्टर्स लगे होने चाहिए। उससे क्या होता है कि जब हम उसे देखेंगे तो हमें मोटिवेशन भी आएगा और अपने काम को करने के प्रति जुनून भी आएगा। तो पोस्टर्स होने चाहिए। और जैसे कि अगर हम बात करें पोस्टर्स की, तो मान लो आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आपको जैसे कि मान लो कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, वो आप भूल जाते हो, जल्द भूल जाते हो। जैसे क्या होता है कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हम पढ़ते तो हैं, हम पूरा ट्राई करते हैं कि हमें याद रहे, उस टाइम याद हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो हमारे माइंड में नहीं रहता है। तो उसके लिए आप चार्ट में लिख के आप उसको लगा सकते हो। उससे क्या होगा, जब आप डेली उसे देखोगे बार बार उसे देखोगे तो वो आपके माइंड में रहेगा, फिर उसे आप भूलोगे नहीं। ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स भी आप लगा सकते हो, चार्ट में लिख के आप उसे अपने रूम में लगा सकते हो। उससे भी जैसे कि क्या होता है कुछ आर्टिकल्स भी हम भूल जाते हैं, तो अगर आपके रूम में लगा होगा तो आप मान लो अपने रूम में रहते तो जो चीज़ें आपको दिखेंगी वो तो याद रहेंगी ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको रूम सेटअप के बारे में बता दिया है कि रूम सेटअप में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। चलिए अब हम आपको दिखाएंगे कि UPSC एस्पायरेंट्स का रूम कैसा होना चाहिए। चलिए अब हम इंटर करते हैं कि UPSC एस्पायरेंट के रूम में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि UPSC एस्पायरेंट का रूम कैसा होना चाहिए, उसका रूम सेटअप कैसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि UPSC एस्पायरेंट का रूम कैसा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूज़पेपर ब्लॉक है, यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। तो आपको अब आप UPSC में आ गए हो तो आपको क्या है कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, आपको आदत सी होनी चाहिए ना न्यूज़पेपर की। तो यहाँ पे सारे न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। अभी यहाँ पे क्या है कि द हिंदू नहीं मिल पा रहा तो दैनिक जागरण ही यहाँ पे है। तो आज जो हम आपको ये रूम दिखा रहे हैं UPSC एस्पायरेंट का, ये स्टार्टिंग है, यानी कि जब UPSC एस्पायरेंट स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हैं तो उनका रूम कैसा होना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं भी। तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि नोटिस बोर्ड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपके जो डेली के टास्क होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डेली का टास्क क्या है, तो आप नोटिस बोर्ड में वो भी लगा सकते हो, या फिर आपका जो भी गोल होता है आप नोटिस बोर्ड में लगा सकते हो। तो आपके रूम में नोटिस बोर्ड भी होना चाहिए। तो आपको नोटिस बोर्ड दिख रहा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डेली का टास्क भी यहाँ पे लगा हुआ है UPSC एस्पायरेंट का। और यहाँ पे ये UPSC एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है, यानी कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये सारा इस चार्ट में लिखा हुआ है। तो ये भी आपके रूम में लगा होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टर्स भी होने चाहिए। तो ये तो एग्ज़ाम पैटर्न का है। और फिर आप इधर देख रहे होंगे कि ये एक चार्ट लगा हुआ है, ये भी UPSC के जो सिलेबस का चार्ट है, यानी कि मेंस का ये जो सिलेबस है उसका चार्ट है ये। और इधर तो मैंने आपको बताया है कि ये एग्ज़ाम पैटर्न का है। फिर आप इधर देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैप लगा हुआ है इंडिया का। तो आपको इंडिया के मैप की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप प्रिपरेशन करो तो ये जो मैप होना चाहिए वो आपके टेबल के जैसे सामने होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे कुछ जगह छोटी है, यहाँ पे वर्ल्ड का मैप लगेगा।
तो यहाँ पे इंडिया का मैप लगा हुआ है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कलरफुल पेन्स रखे हुए हैं, हाइलाइटर्स रखे हुए हैं। ये आपको दिख रहे होंगे कलरफुल हाइलाइटर्स रखे हुए हैं। फिर इधर पेन रखे हुए हैं, इधर कलरफुल पेन्स रखे हुए हैं, स्केचेस रखे हुए हैं। तो क्या है कि हमें कलरफुल पेन्स का भी यूज़ करना है, क्योंकि हमें जो भी नोट्स बना रहे हैं वो कलरफुल बना रहे हैं, क्योंकि इफेक्टिव होना चाहिए। जो चीज़ें हमें देखने में अच्छी लगती हैं उसे फिर पढ़ने का भी मन करता है। ये इसमें ये पिन रखी हुई हैं, क्योंकि हमें नोटिस बोर्ड में लगाने की भी आवश्यकता पड़ती है ना पिन की। तो यहाँ पे रखी हुई इस बॉक्स में कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं, स्टिकी नोट्स भी इसमें रखे हुए हैं। और यह है IAS के, ये IAS की बुक है, यानी कि इसमें क्या है UPSC का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको ये बुक्स भी आप ले सकते हो, परचेस कर लो यानी मार्केट से। और सिलेबस तो आपका हैंड रिटन खुद का होना चाहिए, क्योंकि आप जब खुद लिखोगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। फिर यहाँ पे एक डायरी रखी हुई है, तो डायरी की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि UPSC में क्या है, आपको जहाँ से भी जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें जानकारी में आ रही हैं तो आप उसको डायरी में नोट कर सकते हो। जैसे कि इस डायरी में देखो UPSC से रिलेटेड ही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और डायरी में आप क्या होता है कि आप डायरी में अपनी कमियां भी लिख सकते हो। जो चीज़ें जो आपकी कमियां हैं आप उसे भी अपनी डायरी में लिख सकते हो, फिर आप उसे सुधारने का प्रयास करो। फिर यहाँ पे हमारे कुछ नोट्स रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे कि ये हमारे नोट्स हैं। तो आपको जो भी नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने के लिए आपको राइटिंग पैड की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हमारा राइटिंग पैड है और यहाँ पे कुछ पेजेस रखे हुए हैं, तो इसमें हम नोट्स बनाते हैं। और यहाँ पे कलरफुल पेन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ही। तो ये जो आप नोट्स बनाओगे पेज में, इन्हें आपको ये एक नोट्स बैग आता है, यानी कि जो है हमारा ये क्या है नोट्स बैग, इस पर आप नोट्स रख सकते हो। तो ये जो हमारा नोट्स बैग है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स रखे हुए हैं। फिर ये इसमें क्या है कि हिस्ट्री के यानी कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसके जो घटना चक्र हैं उसके ये नोट्स पूरे कंप्लीट हैं, ये नोट्स रहे। फिर ये कॉम्प्रहेंसन के यानी कि हमें CSAT के लिए कॉम्प्रहेंसन की भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो उसके लिए उसकी प्रैक्टिस के नोट्स हैं। फिर यहाँ पे ये मेंसुरेशन यानी कि मैथ्स के कुछ नोट्स हैं। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है ये रूम हम आपको दिखा रहे, तो ज़्यादा अभी नोट्स नहीं है, फिर भी कुछ सब्जेक्ट तो क्लियर ही हो चुके हैं। ये केमिस्ट्री के नोट्स हैं। और ये फिर हमारी जो पॉलिटी है M लक्ष्मीकांत, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसमें क्या है M लक्ष्मीकांत के नोट्स रखे हुए हैं। आप जो भी नोट्स बनाए उसको अलग अलग नोट्स बैग में रखते जाइए। फिर ये भी एल्जेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स के नोट्स हैं। और फिर यहाँ पे हमारा रखा हुआ है ये फिजिक्स के नोट्स यानी कि साइंस के। तो आप जो भी अलग अलग सब्जेक्ट का पढ़ते हो तो आपके अलग अलग नोट्स बैग होने चाहिए, उसमें आपका अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स रखा होना चाहिए। फिर यहाँ पे बायोलॉजी है, यानी कि ये जो नोट्स है बायोलॉजी का, ये पूरा कंप्लीट बायोलॉजी है। इसमें सारे बायोलॉजी के नोट्स हैं, यानी कि बायोलॉजी क्या है कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके सारे नोट्स इसमें रखे हुए हैं। फिर यहाँ पे मैप यानी कि रखे हुए कट एंड ड्राई, यानी कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए मैप की भी आवश्यकता पड़ेगी, जो छोटे वाले आते हैं, तो यहाँ पे रखे हुए हैं। फिर ये क्या है, ये रीजनिंग के कुछ नोट्स रखे हुए हैं। तो ये सारे मैंने आपको नोट्स दिखा दिए हैं। और फिर यहाँ पे कुछ बुक्स रखी हुई है, जैसे कि M लक्ष्मीकांत पॉलिटी की है, आपको दिख रही होगी। फिर उसके नीचे यहाँ पे उसकी घटना चक्र रखी हुई है भारत की राज्य व्यवस्था की। फिर यहाँ पे हिस्ट्री की कुछ बुक्स लगी हुई हैं। ये भारत का आधुनिक इतिहास की बुक है, यानी कि स्पेक्ट्रम की। फिर उसके नीचे ये भी हिस्ट्री में ही आती है, भारतीय कला एवं संस्कृति, और हिस्ट्री का एक घटना चक्र रखा हुआ है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। ये भारतीय इतिहास का यानी कि हिस्ट्री का घटना चक्र है। फिर यहाँ पे जो भी बुक्स लगी हुई ये सारी हैं जियोग्राफी की। तो ये जो है बुक, ये वर्ल्ड जियोग्राफी की है, और ये है एटलस, यानी कि आपको जियोग्राफी के लिए, यानी कि आपको मैपिंग पढ़नी होगी, तो मैपिंग के लिए आपको एटलस की भी आवश्यकता पड़ेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके रूम में मैप भी लगाना चाहिए। तो जैसे कि मान लो आप अलग से मैप नहीं परचेस कर पा रहे, तो अगर आप एटलस ले रहे हो तो उसमें भी ये देखिए मैप लगा हुआ है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का। तो आप इससे भी मैप निकाल के अपने रूम में लगा सकते हो, आपको अलग से खरीदने की आवश्यकता फिर नहीं पड़ेगी। और ये भी जियोग्राफी की है, महेश कुमार बर्णवाल की। और यहाँ पे जैसे कि मान लो आपके बेसिक वीक है, तो यहाँ पे सारी NCERT रखी हुई हैं 11th और 12th की जियोग्राफी की। तो अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो आप ये अगर पढ़ रहे हो यानी कि महेश कुमार बर्णवाल की, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी हमारी रखी हुई हैं जियोग्राफी की बुक्स। और फिर इधर जो बुक्स आपको दिख रही होंगी, ये सारी बुक्स जो है GS की रखी हुई हैं। फिर इधर क्या है, उसके रीजनिंग के बुक्स रखे हुए हैं। इधर सारा मैथ्स का नोट्स और मैथ्स की बुक, ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये अंकगणित यानी कि मैथ्स की बुक है। फिर ये भी जो रखी हुई नीचे, ये भी वो मैथ्स की बुक है।
और ये एक बुक है दृष्टि की आती है पर्यावरण एवं परिस्थिति की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि नोट्स मेकिंग के लिए आपको पेज यानी कि सेंचुरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए ये सारे रखे हुए हैं सेंचुरी, इसमें ही इसमें ही आपको नोट्स बनाने, क्योंकि ये जो मेंस का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आपको वाइट पेज में ही लिखना होता है, उसमें लाइनिंग नहीं होती। तो अगर आप इसमें नोट्स बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी मेंस के लिए। फिर यहाँ पे एक बैग रखा हुआ है, इसमें सारा मटेरियल रखा हुआ है, और इधर भी आपको बुक्स दिख रहे होंगे। तो ये कुछ स्पाइरल फाइल्स हैं, आप इसमें भी नोट्स बना सकते हो। अगर आप इस सेंचुरी में नहीं बना रहे हो तो आप इसमें बना सकते हो। ये आपको दिख रही होंगी, ये स्पाइरल फाइल्स हैं, कुछ इधर लगी हुई हैं, इधर भी कुछ नोट्स हैं यूपीएससी के। तो आप कुछ नोट्स स्पाइरल में ही बने हुए हैं, और जो सेंचुरी यानी कि पेजेस में बने थे वो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। तो इधर क्या है, हमारा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो लगा हुआ है। आपको क्या है, ये हैंड रिटन सिलेबस है, तो हैंड रिटन सिलेबस का ये चार्ट लगा हुआ है टेबल के जस्ट सामने, क्योंकि आपको जो मैपिंग और सिलेबस होना चाहिए वो सामने लगा होना चाहिए। फिर इधर मोटिवेशन के लिए यूपीएससी से रिलेटेड पोस्टर्स लगे हुए हैं। इधर भी आपको दिख रहे होंगे कि कोटेशन, कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, यूपीएससी से रिलेटेड ही यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। आपको लाइटिंग भी दिख रही होगी कि इस रूम की लाइटिंग भी बढ़िया है। अगर आपकी लाइटिंग बढ़िया है तो फिर आपको टेबल लैंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इधर आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे एक साउंड रखा हुआ है, क्योंकि आपको क्या है, यूपीएससी मैराथन है, तो इसमें आपको पढ़ते रहना है कंटिन्यू। तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे माइंड में मोनोटोनस ना है, स्ट्रेस ना है, बोरियत ना है, तो उससे बचने के लिए आप कभी कभी सॉन्ग भी सुन सकते हो। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। फिर यहाँ पे बैग है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ड्रीम यूपीएससी, यानी कि सम कोटेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि मोटिवेशन के लिए हमें कोटेशन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जैसे कि यहाँ पे कुछ कोटेशन लिखे हैं, तो आपको अगर आप पोस्टर्स को देखोगे तो आपको मोटिवेशन आएगा। और इधर आपको दिख रहा होगा हमारे पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर की पिक भी लगी हुई है, और इधर मोटिवेशन कोटेशन भी लगे हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे इधर भी कि इधर और भी मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने अफसाना की पिक है, और ये मोटिवेशनल कोटेशन है। और आपको ये भी लिख के रखना है नेवर गिव अप, यानी कि इससे क्या होगा कि इससे आपको कभी छोड़ने का मन नहीं करेगा। जैसे आपको क्या लगता है कि यूपीएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, आपको इतनी प्रिपरेशन करनी होती है लगातार, तो कभी कभी क्या आता है हमारे माइंड में कि चलो छोड़ देते हैं यार, इसमें क्या है। तो उसके लिए आपका मोटिवेशनल के लिए ये लगा होना चाहिए, नेवर गिव अप, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे भी कुछ मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, और यहाँ पे और भी ऊपर आपको दिख रहा होगा कि मोटिवेशनल कोटेशन लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी कि यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए रूम सेटअप कितना आवश्यक है, यानी कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे आपको ये जो चेयर रखी है ये भी दिख रही होगी कि ये जो चेयर है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी कि ये कंफर्ट नहीं है। इस पर बैठने से क्या होगा, आप कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे, क्योंकि जब आप कंफर्ट चेयर रखोगे तो फिर आपको नींद भी आने लगती है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये सारा मैंने आपको यूपीएससी एस्पायरेंट का रूम कैसा होता है मैंने आपको दिखा दिया है। तो आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा कि यूपीएससी एस्पायरेंट का रूम कैसा होना चाहिए। इससे क्या है कि आपको अपना रूम सेटअप करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी।